नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 20 अक्टूबर 2022 20 अक्टूबर 2022 को भारत चीन युद्ध के 60 साल पूरे हो गए। 60 साल पहले ये युद्ध दोनों देशों के बीच में क्यों हुआ और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ये युद्ध हारा। भारत 47 के बाद एकमात्र युद्ध हारा है तो वो है भारत का चीन से हुआ युद्ध 1962 में। कौन सी परिस्थितियां थी, किसकी गलती थी, भारत सरकार की, चीन की? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगते लगते आखिर क्यों ऐसा हुआ कि दोनों देश दुश्मन बन गए, आज तक दुश्मन बने हुए हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण चीन को आक्रमण करना पड़ा भारत पर, और उसके बाद क्या हुआ और अब क्या स्थिति है, इन सब पर बात करेंगे। तो 1962 के भारत चीन युद्ध पर पहली पुस्तक या पहला डॉक्यूमेंट कहिए वो आया, क्योंकि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं युद्ध के वो अभी तक डिक्लासिफाई हुए नहीं हैं। तो वो आई 1970 में। नेविल मैक्सवेल की किताब आई जिसमें उन्होंने एक गोपनीय दस्तावेज जिसको लेफ्टिनेंट जनरल टीबी हेंडरसन और ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत ने तैयार किया था, उसका हवाला दिया। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उस समय तक किसी को पता नहीं था, बाद में ये जो है सार्वजनिक हुआ। उसके हवाले से कहा कि भारत के कारण ही जो है ये युद्ध हुआ, उसके लिए ज़िम्मेदार भारत है। क्यों ज़िम्मेदार है? उन्होंने कहा कि नेहरू की जो तिब्बत और जो है अरुणाचल प्रदेश जो उस समय नेफा था, उसको जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी सीमा पर, उसके कारण हुआ। 2 नवंबर 1961 को नेहरू ने घोषणा की थी फॉरवर्ड पॉलिसी की बॉर्डर को लेकर। उसी को जिम्मेदार बताया मैक्सवेल ने इस युद्ध के लिए। उसमें कहा कि नेहरू नेफा और तिब्बत की सीमा में जो अपने अधिकार क्षेत्र में था, जहां कब्जा था भारत का, उससे आगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनवा रहे थे। जब बाद में ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो पता चला कि ऐसा इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड इंस्टॉलेशंस की बात, फॉरवर्ड पॉलिसी की बात इस रिपोर्ट में थी दूसरे रूप में। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि ये घोषणा तो कर दी जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर कि हमारी ये फॉरवर्ड पॉलिसी होगी और इंस्टॉलेशंस जो है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है वो बनेंगे सीमा पर, लेकिन उसके बाद जो उसके लिए ज़रूरी इक्विपमेंट थे वो कभी आर्मी को दिए ही नहीं गए। इतना ही नहीं, आर्मी जो वहाँ सीमा पर तैनात सेना के लोग थे और दिल्ली में जो सरकार थी, उसके बीच में कोई तालमेल, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ। बात हुई, उसकी वजह से चीन को एक तरह से चिढ़ाया गया, लेकिन किया कुछ नहीं गया। और इसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन बहुत पहले मतलब कई साल पहले से युद्ध की तैयारी कर रहा था और ये भारत को पता नहीं था। नेहरू ने जब नवंबर 61 में ये पॉलिसी घोषणा की, तब उसके बाद नहीं शुरू किया चीन ने, उसके पहले से उसकी तैयारी चल रही थी और साथ साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लग रहा था। दरअसल 1950 में नेहरू जी ने संसद में घोषणा कर दी कि मैकमोहन लाइन ही हमारी सीमा रेखा है। अब आप देखिए कि नेहरू के फैसले, उनकी घोषणाएं किस तरह से वास्तविकता से बहुत दूर थी। उसका अंदाज़ा आप उनकी चाइना पॉलिसी को लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जो चीन से युद्ध में गए, हमारा जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आज भी चीन के कब्जे में है 1962 से ही, और आज तक नहीं छुड़ा पाए हैं। उन सब की वजह उनकी पॉलिसीज़ थी। और जब ये घोषणा की मैकमोहन लाइन ही हमारी सीमा रेखा है, तो कहा अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। तो क्या होता है, अक्साई चीन पर तो ऐसे कोई आबादी तो है नहीं, तो उस पर कब्जा करने की बजाय फिज़िकल उसका पोजीशन लेने की कोई कोशिश नहीं हुई। यहाँ तक कि उस पर तिरंगा भी फहराने की कोशिश नहीं हुई कि ये हमारा इलाका है, इसकी घोषणा करें। और चीन ये सब चुपचाप देख रहा था। तो चीन क्या कर रहा था वो बताता हूँ। पहले जानिए कि ये मैकमोहन लाइन का चक्कर क्या है। ये मैकमोहन लाइन बनी है हेनरी मैकमोहन के नाम पर, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के कहने पर ये सीमा रेखा बनाई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने के लिए। और ये सीमा काल्पनिक सीमा है, उन्होंने नक्शे पर लाइन खींच दी और वो मैकमोहन लाइन बता दी गई।
1935 में इन्हीं सज्जन ने, और ये मैकमोहन लाइन बनी थी 1914 में जब अंग्रेज़ों का राज था यहाँ। तो 1935 में इन्हीं सज्जन ने कहा कि स्थानीय जगहों की जानकारी न होने और कोई कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं होने की वजह से ये मैकमोहन लाइन जो है वो वास्तविक लाइन नहीं है, इसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़मीन पर कहाँ है, कौन सी लाइन को, किस जगह को माना जाए कि यहाँ से मैकमोहन लाइन जा रही है, ये कहीं नहीं है। ये कल्पना में, और दोनों देशों की, खासतौर से भारत की कल्पना में, भारत ने जो नेहरू जी ने घोषणा की यही मैकमोहन लाइन जो है ये हमारी सीमा है, ये उन्होंने मान लिया। अब चीन ने क्या किया? चीन ये सब भारत की घोषणाएं सुनता रहा। जवाहरलाल नेहरू के संसद से बाहर जो भाषण दे रहे थे सब सुन रहा था, और चीन ने चुपचाप अक्साई चीन में 224 किलोमीटर सड़क बना ली। 1957 में जब ये प्रोजेक्ट उसका पूरा हो गया तो उसने घोषणा की। तब भारत को पता चला कि चीन ने तो वहाँ सड़क बना ली है इतनी लंबी। ये थी चाइना पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू की और उस समय की भारत सरकार की। नेहरू हमेशा जो है ये सीमा रेखा को लेकर कहते रहे कि वहाँ के रहन सहन से, रीति रिवाज से, जलाशयों से इससे तय हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा किस देश में आता है। लेकिन उसको वास्तविक रूप में ज़मीन पर उतारने की कोशिश कभी नहीं की गई। 1954 में जब तिब्बत पर बात हो रही थी तब भी ये बॉर्डर का इशू उन्होंने नहीं उठाया। 1960 में चाओ एन लाई जो है वो भारत आए, तब भी दोनों देशों के बीच में, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और 1954 में ही चीन ने ये स्वीकार कर लिया कि उसके जो नक्शे हैं वो पुराने पड़ गए हैं और ये नक्शे वास्तविक नहीं हैं, इनमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन इनमें बदलाव तभी हो सकता है जब एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाए और दोनों देश मिलकर करें। दोनों देश मिलकर सर्वे करें, उसके बाद सीमा का निर्धारण करें, फिर अपने नक्शे बनाएं। नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए और पंचशील समझौते के बाद जो है भारत तिब्बत से बाहर हो ही गया था। तो तिब्बत पर हमने अपना दावा, अपना जो अधिकार है या अपना जो दखल है वो सब सरेंडर कर दिया। और पंचशील समझौते के बाद जब हम तिब्बत से पूरी तरह से बाहर हो गए उसके मामलों से, उसके बाद चीन ने धीरे धीरे घुसपैठ की शुरुआत कर दी। भारत को झटका तब लगा जब 1959 में कोंका दर्रे के पास 9 भारतीय सिपाहियों की मौत हुई। चीन ने 9 भारतीय सिपाहियों को मार दिया। वहाँ से फिर से तनाव शुरू हुआ। तब जो है भारत को झटका लगा कि चीन का इरादा ठीक नहीं है। लेकिन देखिए अब चीन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो चीन की ओर से लगातार कोशिश होती रही कि बॉर्डर का इशू सेटल हो जाए और दोनों देश मिलकर सेटल करें। जवाहरलाल नेहरू इस पर बात करने को भी तैयार नहीं थे। उनके दिमाग में वही मैकमोहन लाइन थी कि उस पर फिर उसके आगे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1960 में आप देखिए नेहरू की अदूरदर्शिता और नेहरू का अव्यवहारिक होना भारत के लिए महंगा पड़ा। 1960 में चीन ने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से की अदला बदली कर लें। ईस्टर्न हिस्सा जो भारत के पास है वो चीन को दे दे, वेस्टर्न हिस्सा जो चीन के पास है वो चीन भारत को दे देगा। भारत इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो दे नहीं दे ये तो एक मामला हुआ, इस पर बातचीत तो हो सकती थी, कोई समझौता, कोई रास्ता तो निकल सकता था कि हम इतना देंगे इधर ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न सेक्टर में, इतना नहीं देंगे, वेस्टर्न सेक्टर में इतना लेंगे और इससे जितना चीन दे रहा है उससे ज़्यादा मांग रहे हैं। ये कुछ बातचीत तो होती, समझौते का कोई रास्ता तो निकलता, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। कन्फ्यूजन की स्थिति आप ये देखिए कि ये ऐसा नहीं कि ये विरोधियों का आरोप हो या भारत विरोधियों का ये कहना हो। खुद जो बाकी सबका कहा हुआ छोड़ दीजिए, सारे आरोपों को भुला दीजिए। सिर्फ इस बात को याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कब क्या कहा था। 1959 में राज्यसभा में जो उन्होंने कहा वो आंखें खोलने वाला है। उससे पता चलता है कि उस समय की सरकार की चाइना पॉलिसी थी क्या। 9 दिसंबर 1959 को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि मेरे मन में और मेरे मंत्रालय के मन में ये भविष्य की स्थिति को लेकर संदेह है।
अब सवाल यह है कि भविष्य की स्थिति को लेकर संदेह है तो उस संदेह को दूर किया जाना चाहिए, उस संदेह को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए थे। लेकिन नेहरू की पॉलिसी आप देखिए, उन्होंने इस मामले में कुछ करने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि इसको समय पर छोड़ देते हैं, जब समय आएगा, चुनौती आएगी तो उसका मुकाबला करने के लिए उस समय हम बहुत ताकतवर रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। कब चुनौती आएगी, किस रूप में आएगी, कैसे हम मजबूत रहेंगे, हम मजबूत रहने के लिए क्या कर रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और तैयारी होती तो पता चलता। जो 62 के युद्ध का नतीजा हुआ, ये हमको आपको सबको पता है कि क्या नतीजा हुआ। अब सवाल है कि चीन ने आखिरकार आक्रमण किया क्यों। देखिए, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, 50 के दशक में नॉन अलाइन मूवमेंट के तौर पर भी, वैसे भी जो एशियाई देश नए नए स्वतंत्र हुए थे और अफ्रीकी देश, उनमें नेहरू की आवाज़ प्रमुखता से सुनी जाने लगी थी। नेहरू का कद उस समय चीन के नेताओं से बड़ा था। एशिया और अफ्रीका के इन देशों में भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। ये बात चीन को पसंद नहीं आती थी। चीन को लगता था कि हम बड़े देश हैं, हमारा वर्चस्व होना चाहिए इस क्षेत्र में। नेहरू इन देशों की प्रमुख आवाज़ बन गए थे। माओ को, नेहरू को और भारत को इस जगह से हटाना था और इस जगह पर अपने को स्थापित करना था, जो 62 के युद्ध से उन्होंने कर दिया। 62 के युद्ध के बाद नेहरू की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई और 64 में उनका निधन हो गया। दूसरा कारण, चीन की नाराज़गी शुरू हुई इस बात से कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी। जब वो तिब्बत से भागकर भारत आए तो न केवल शरण दी, बल्कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल की मान्यता भी दी। पहले मसूरी में, उसके बाद फिर जो है मैक्लोडगंज में। उसी समय, कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि उसी समय चीन ने तय किया था कि समय आने पर भारत को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और 62 में वही किया चीन ने। भारत को पराजित करना, भारत को डराना, भारत को ये बताना कि तुम हमसे कमज़ोर हो, तुम हमसे कम हो, ये उद्देश्य था उस युद्ध का। इसीलिए बहुत से कब्जा किए हुए बहुत से इलाके चीन छोड़कर लौट गया अपने आप। एक तरफा सीज़ फायर किया था चीन ने। अगर एक तरफा सीज़ फायर चीन ने न किया होता तो भारत का और कितना हिस्सा गया होता, कुछ कह नहीं सकते। इसी नेफा के बारे में, नेफा का जो हिस्सा जो है चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर संसद में बहस हो रही थी। बहस में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा कि भाई वो चला गया, इसका मुझे ज़्यादा कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता था। उस पर विपक्ष के सांसद थे महावीर त्यागी, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि घास का तिनका तो आपके सर पे भी नहीं उगता है, तो क्या उसको कलम करके चीन को दे दें। हालांकि इस पर बड़ा ठहाका लगा, नेहरू जी भी हंसे, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात थी कि देश का प्रधानमंत्री संसद में अपने देश का भूभाग दूसरे देश के कब्जा कर लिए जाने पर इस तरह की इतनी नॉन सीरियस बात कह रहा हो, उसका सामान्यीकरण कर रहा हो, उसका जनरलाइजेशन कर रहा हो कि कोई बात नहीं, अगर चला गया इतना हिस्सा तो कोई ख़ास बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि वहाँ कुछ उगता नहीं था। और तीसरा कारण युद्ध का था कि उस समय माओ बड़ी विकट परिस्थिति में थे अपने आंतरिक परिस्थितियों के कारण। चीन में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण की उनकी जो नीति थी, उसका नुकसान ये हुआ कि 2.25 से 4.5 करोड़, 17 मिलियन से 45 मिलियन के बीच में लोग मारे गए चीन में, और वहाँ पर अकाल की नौबत आ गई। स्थिति राजनीतिक रूप से ये हो गई कि माओ को किसी भी समय हटाया जा सकता है। उनकी सत्ता जो है अस्थिर हो गई थी। उनको समझ में आ गया था कि देर सवेर उनको हटा दिया जाएगा। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि देश को एक कर सके, किसी भावनात्मक मुद्दे पर देश की एकता को फिर से जोड़ सके और उसका उनको श्रेय मिल सके। इसलिए भारत पर हमला किया। उनको मालूम था कि जैसे ही आक्रमण करेंगे, युद्ध होगा भारत से, तो भारत जीत न जाए इस नाम पर चीन में एका हो जाएगा, लोग बाकी डिफरेंसेस भूल जाएंगे, साथ आ जाएंगे, और वही हुआ। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से चीन ने भारत पर हमला किया। आज भी स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 1960 का मैंने जिक्र किया, जब चीन ने प्रस्ताव किया था ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में अदला बदली का, एक्सचेंज का, वो प्रस्ताव चीन का मिड 80s तक जो है वैलिड था।
मिड 80s तक चीन उस पर बात करने को तैयार था। 85-86 के करीब चीन ने उस प्रस्ताव को विड्रॉ कर लिया कि अब हम नहीं मानते। अब चीन का ये कहना है कि ईस्टर्न सेक्टर का हिस्सा तो हमको चाहिए ही और वेस्टर्न सेक्टर का हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं। बात यहाँ आकर अटकी है। ये जो डोकलम में हुआ, उसके बाद जो ये लद्दाख में हुआ, ये चीन की वही रणनीति थी, वही कोशिश थी जो नेहरू के लिए किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर चीन को लग रहा है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर हैं अमेरिका को हटाकर, और भारत की बात ज़्यादा सुनी जा रही है, मोदी की बात ज़्यादा सुनी जा रही है। तो आप कल्पना कीजिए, डोकलम में या लद्दाख में भारत हार गया होता जैसे 62 में हारा था। अगर वो परिस्थिति बनी होती तो आज नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति होती, इसकी कल्पना करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो रणनीति वही थी जो अर्ली 60s में नेहरू के साथ अपनाई गई थी, लेकिन चीन को यह अंदाज़ा नहीं था कि भारत बदल चुका है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहाँ इस तरह से सरेंडर नहीं किया जाता, और भारत की तैयारी, सैनिक तैयारी पहले से ज़्यादा है। सैनिक तैयारी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा मैटर करता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी विल पावर, उसमें लड़ने की, अपने देश का बचाव करने की, अपने देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने का अगर जज्बा है तो फ़र्क पड़ता है। केवल मिलिट्री इक्विपमेंट से युद्ध नहीं जीते जाते, वो फौजियों के मनोबल से जीते जाते हैं, जो गलवान में हमारे फौजियों ने दिखाया। निहत्थे फौजियों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को मारा है, मुझे लगता है कि अगले 50, 60, 100 साल तक चीन की सेना को वो भूलेगा नहीं। रात में उनके सपने में भी वो भारत के सैनिक जो है दिखाई देंगे जिन्होंने मारा उनको। तो इसलिए ये बदला हुआ भारत था, इसलिए चीन को पहली बार अपने किसी पड़ोसी से इस तरह की झड़प में, इसे युद्ध तो नहीं कह सकते, इस तरह के टकराव में चीन को पीछे हटना पड़ा। ये सामरिक दृष्टि से चीन की बड़ी हार है। ये बात चीन समझता है, उसको मालूम है कि वो युद्ध करने की स्थिति में भी नहीं है और भारत से आज युद्ध जीतने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में, इस तरह के टेरेन में जो युद्ध लड़ने की क्षमता है जो भारतीय सेना में है, वो दुनिया की किसी सेना में नहीं है। ये बात चीन को मालूम थी और अब समझ में आ गई है। तो ये जो फेस ऑफ हुआ लद्दाख में, उससे चीन को बड़ा सबक मिला है कि भारत के साथ, लेकिन उसकी आदत जो है वो पुरानी जाती नहीं है, तो इतनी आसानी से वो जो है कंसीड करने वाला नहीं है। चीन फिर चाहता था कि उसी तरह से, जिस तरह से राजीव गांधी के समय हुआ था, कि हम बॉर्डर के इशू को भूल जाएं, बाकी व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में जो एक्सचेंज है उस पर बातचीत करें, उस पर आगे बढ़ें, समझौते करें। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया कि बॉर्डर का डिस्प्यूट उसको ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते। उसी तरह से जैसे पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। आतंकवाद ख़त्म करेंगे आप तो बातचीत होगी, आतंकवाद को अगर इसी तरह से पालते पोसते रहेंगे तो बातचीत नहीं होगी। ये बात चीन और पाकिस्तान, हमारे दो दुश्मन जो पड़ोसी हैं, उन दोनों को बड़े स्पष्ट रूप में समझाई जा चुकी है और उनको समझ में भी आ गया है कि ये जो आज का भारत है वो इतनी आसानी से झुकने वाला या इतनी आसानी से भावनात्मक स्तर पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये भारत सिर्फ और सिर्फ अपने देश हित की बात करता है। जो देश हित में है वही होगा, जो देश के हित में नहीं है, हम दूसरे देश के हित में है, उसके लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं है। तो अपने देश के लिए जो भी ज़रूरी होगा, लड़ाई हो या बातचीत हो, डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिक्स हो, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाने की बात हो, चीनी सामानों आयात पर रोक लगाने की बात हो, वो सब कदम उठाएंगे। जो चीन जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना हुआ है, उस स्थान से उसे हटाने का प्रयास भारत ने शुरू कर दिया है। ये मतलब 1-2 दिन, 1 साल 2 साल में नहीं होने वाला है, ये समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बात चीन को समझ में आ रही है।
जिस तरह से कोरोना से इस पैंडेमिक से भारत निकला है और जिस तरह से चीन अभी तक जूझ रहा है, ये दोनों देशों के शासन व्यवस्था का अंतर बताता है। चीन और भारत का युद्ध और उसमें भारत की हार एक ऐसा नासूर है, ऐसा घाव है जो समय समय पर हरा होता रहता है और चीन के रवैये के कारण वो और ज़्यादा वो भूलने नहीं देता और भूलना भी नहीं चाहिए। अगर आपके देश पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया आपके देश के किसी हिस्से पर, तो उससे कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी माफ़ भी नहीं करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।